लास्ट लेक्चर में हमने हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी कि जो 7th चैप्टर थी कि केंद्रीय बल क्या होता है, और हमने डेरिवेशन पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन है कि दिए हुए सकेंद्र कक्षा के समीकरण के लिए केंद्रीय बल ज्ञात करना, कि हमें कोई भी सकेंद्र कक्षा दी हुई सकेंद्र कक्षा के समीकरण के लिए केंद्रीय बल क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट देखिए, एक कण किसी दीर्घ वृत्त में इस प्रकार गमन करता है कि उस पर लगा बल सर्वदा दीर्घ वृत्त की नाभि की ओर डिस्ट हो। कि एक कण है और मेरा पथ कौन सा दिया हुआ है, दीर्घ वृत्त, यानी जो मेरा सकेंद्र कक्ष दिया हुआ है वो दीर्घ वृत्त का दिया हुआ है। मेरा कण उस दीर्घ वृत्त में इस तरीके से गति कर रहा है कि जो उस कण पर बल लगता है वो हमेशा दीर्घ वृत्त की नाभि की ओर ही होता है। क्लियर है? तो उस कंडीशन में बल का नियम क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है, और उस दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर कण का वेग क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए नाउ सॉल्यूशन इसका, माना दीर्घवृत्त की नाभि पर ध्रुव उपस्थित है, तब दीर्घवृत्त का ध्रुवीय समीकरण, हमने मान लिया कि जो मेरी दीर्घवृत्त की नाभि है उस नाभि पर उसका ध्रुव उपस्थित है, तो दीर्घवृत्त का ध्रुवीय समीकरण आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ध्रुवीय समीकरणों में क्या होता है, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस में E cos थीटा। हमें दिया हुआ है कि जो कण पर बल लगता है उस बल की दिशा हमेशा कहाँ होती है, दीर्घवृत्त की नाभि की ओर होती है। तो कण पर कार्यरत बल की दिशा सर्वदा नाभि की ओर, और नाभि क्या होता है, एक स्थिर बिंदु होता है। तो यानी जो बल उस, और हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, केंद्रीय बल की स्थिर बिंदु की ओर दिशा हो जो बल लगता कार्यरत बल है। तो कण पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा नाभि की ओर है, तो यानी जो लगने वाला बल है वो तो क्या कहलाएगा, केंद्रीय बल, और जो दीर्घवृत्त है वो मेरा क्या है, सकेंद्र कक्ष है। ले रहे हैं नाउ। अब सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण से हमने कल सकेंद्र कक्ष का अवकल समीकरण फाइंड आउट की थी, जो क्या थी, P इज इक्वल टू, ये P केंद्रीय बल होता है, इज इक्वल टू h² इंटू यू प्लस में d² अपॉन d थीटा स्क्वायर। हमने एक और चीज डिफाइन की थी, हमने कि u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r। तो यहाँ पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी, Lu इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, यानी u इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा अपॉन में L, जो कि मैंने अलग अलग डिफाइन किया। अब इस समीकरण 3 का 2 बार थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रही हूँ। एक बार जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगी du/d थीटा, तो ये तो क्या हो गया 0, E भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। क्लियर है? और d²u/d थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस E अपॉन में L cos थीटा। देखिए E और क्या होता है, R तो है नाभि से उस बिंदु की दूरी, L होता है अर्धनाभिलंब, थीटा एंगल होता है, और E उत्केंद्रता होती है, उत्केंद्र। ठीक है, ये चीजें डिफाइन है। हो गया मेरा सेकंड डिफरेंशियल। तो अब u और d²u/d थीटा स्क्वायर, इन दोनों का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरी ये समीकरण 2 है, जिसे मैं u और d²u/d थीटा, और u का मान क्या है 1 प्लस E cos थीटा अपॉन में L, और d²u/d थीटा स्क्वायर का मान दोनों को यहाँ पे पुट कर रही हूँ। ये मेरी इक्वेशन हो गई P इज इक्वल टू h²u² इंटू 1/L प्लस E cos थीटा अपॉन L माइनस E cos थीटा अपॉन L। कैंसिल आउट हो गया, तो P क्या मिल गया, h²u² अपॉन में L। अब मैंने मान लिया कि जो h² है वो है मेरा इज इक्वल टू म्यू L, जहाँ h तो कांस्टेंट है, म्यू भी एक कांस्टेंट है, और L क्या है, मेरी अर्धनाभिलंब है। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि h² इज इक्वल टू म्यू L। अब चूंकि L दीर्घवृत्त का अर्धनाभिलंब है, जिसकी वैल्यूज क्या होती है, b² अपॉन में a, और b² होता है a² इंटू 1 माइनस E² अपॉन में a। क्लियर है? तो यहाँ से L की वैल्यू आ चुकी है आपकी a इंटू 1 माइनस E²। ये उत्केंद्रता की वैल्यू होती है, ये तो उत्केंद्रता होती है, और L दीर्घवृत्त का अर्धनाभिलंब होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सांख्यों की ध्रुवीय समीकरण में। क्लियर है? नाउ अब यहाँ देखिए इस समीकरण से, चूंकि मेरा h² इज इक्वल टू क्या, म्यू L है, पुट कर दीजिए h² की जगह म्यू L, तो L से L कैंसिल आउट, आपको क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू म्यू u²। म्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो यानी P समानुपाती हो गया किसके, u² के। ठीक है, यानी P समानुपाती 1/r², और r क्या है, नाभि से दूरी, तो यानी जो P केंद्रीय बल, तो यानी केंद्रीय बल नाभि से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये था हमें क्योंकि, तो यहाँ से रिजल्ट मेरा मिला है कि जो मेरा केंद्रीय बल है वो नाभि से जो दूरी होगी किसी बिंदु, उसके वर्ग की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब मुझे वेग ज्ञात करना है कि दीर्घवृत्त में या कक्ष में किसी बिंदु पर कण का वेग क्या होगा। हमने कल डेरिवेशन पढ़ा था, v² किसके बराबर होता है, h² अपॉन में p²।
ठीक है, और 1 स्मॉल p है ये, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी, पदिक समीकरण में था, क्या होती है h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस में du ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हमने कल फाइंड आउट कर लिया था, इस 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ना। अब यहाँ पर u और du ओवर डी थीटा के मान पुट कर दीजिए। du ओवर डी थीटा का मान है e sin थीटा अपॉन में l और u का मान है e1 प्लस e cos थीटा अपॉन में l। कर दिया मैंने यहाँ पे पुट। नाउ इसको पुट करने के बाद इसे अब सोल्व करती हूँ आगे। होल स्क्वायर खोलिए इसका, ये तो आ गया एल स्क्वायर बाहर, होल स्क्वायर खोलिए 1 प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2e कोस थीटा और प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एल स्क्वायर एलसीएम लेके हमने बाहर ले लिया है। 1 प्लस 2e कोस थीटा, यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ये बचा ई स्क्वायर। यहाँ इस इक्वेशन मैंने 1 को ऐड किया और 1 को ही सब्ट्रैक्ट किया, 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 1 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस ई कोस थीटा और ई स्क्वायर माइनस 1 में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये बचा 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ हमारा बाहर क्या है 1 में एल स्क्वायर है तो मैं एक एल को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी एच स्क्वायर अपॉन एल इंटू 2 इंटू 1 प्लस ई कोस थीटा अपॉन एल माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में एल। समीकरण 3 और 5 से मान रखने पर 1 प्लस ई कोस थीटा अपॉन एल तो किसके बराबर है यू के बराबर है। आपने फाइंड आउट कर लिया था समीकरण 3 में, ये रही मेरी समीकरण 3 1 प्लस ई कोस थीटा अपॉन एल तो किसके बराबर है यू के। और समीकरण 5 में इसमें ये चेक कीजिए तो 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2u माइनस 1 अपॉन ए। क्लियर है, एच स्क्वायर का मान क्या था म्यू एल है, जैसे ही यहाँ पे म्यू एल पुट करोगे एल से एल कैंसिल क्या बचेगा म्यू बचेगा तो यानी वी स्क्वायर आपका हो गया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 2 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन ए। ये होती है दीर्घत कक्ष में किसी कण बिंदु पर वेग क्या होता है, ये हमारा वैल्यूज। क्लियर है, ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान भी रखने, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज में आएंगे। नेक्स्ट है परिक्रमण काल, कि जब कोई कण गति करता है उसका परिक्रमण काल क्या होता है। माना दीर्घवृत्त पथ पर परिक्रमण काल t है, मैंने मान लिया कि जो मेरा दीर्घवृत्त, मुझे पथ यही दिया हुआ है, कक्ष क्या दिया हुआ है दीर्घवृत्त, कि उस दीर्घवृत्त के पथ पर परिक्रमण काल क्या है t है, तो तथा त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल h/2 है। ये हमने कल ही फाइंड किया था कि त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल क्या होता है h/2 जो कि कांस्टेंट होता है। तो मैंने मान लिया कि दीर्घवृत्त का परिक्रमण काल तो t है और त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल h/2 है, तब h/2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई ए बी। पाई ए बी क्या है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है, तो यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 पाई ए बी अपॉन में h। चूंकि एच स्क्वायर किसके बराबर है म्यू एल के, तो यहाँ पुट करोगे तो ये क्या होगा 2 पाई ए बी अपॉन में अंडर रूट म्यू एल। और अभी आपने समीकरण 5 में एल की वैल्यूज निकाली थी, एक बी स्क्वायर अपॉन ए लिया था हमने, पुट कर दीजिए एल की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन में ए। क्लियर है, ये तो b कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो t आपका परिक्रमण काल क्या हो गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू ए टू द पावर t 3/2। अब देखिए कुछ रिजल्ट है हमारे कि सकेंद्र कक्षा ज्ञात करनी है जब केंद्रीय बल r का फलन हो। हमें सकेंद्र कक्षा क्या होगी वो हमें निकालनी जब मेरा केंद्रीय बल p क्या हो r का फलन हो। फर्स्ट डेरिवेशन है इसका, यदि केंद्रीय बल नियत बिंदु स्थिर बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सकेंद्र कक्षा ज्ञात करना। क्या दिया हुआ है मेरा केंद्रीय बल P स्थिर बिंदु से दूरी, और दूरी क्या होती है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। तो उस केस में सकेंद्र कक्षा ज्ञात करनी है। केंद्रीय बल P है, दूरी r है, और चूंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है केंद्रीय बल, तो ये हो गया P इज समानुपाती 1/r²। जब आप समानुपाती के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट मेरा क्या हो गया म्यू है जो कि समानुपाती अचर है ना। चूंकि u इज इक्वल टू क्या होता है 1/r, तो 1/r की वैल्यू हो गई u, तो ये हो गया म्यू इंटू यू स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना, ये म्यू है जो कि कांस्टेंट वैल्यू, ये u है जो दूरी में ही डिफाइन है ना। अब देखिए सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण आपने लोगों ने कल फाइंड की थी, p क्या होती है h² u स्क्वायर इंटू यू प्लस d² u ओवर डी थीटा स्क्वायर, यही होती है। p किसके बराबर है म्यू u स्क्वायर के, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट और h स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो आपकी इक्वेशन हो गई है u प्लस d² u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में h स्क्वायर।
यहाँ से डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस का यू, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया माइनस ऑफ यू माइनस म्यू अपॉन में एच स्क्वायर। अब मैंने मान लिया कि u इज इक्वल टू क्या है, यू माइनस के म्यू अपॉन में एच स्क्वायर। जो आपका स्मॉल u है वो किस में चेंज हो गया है, कैपिटल U में। तो यहाँ से जब सेकंड डिफरेंशियल निकालोगे तो कांस्टेंट वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। क्लियर है, स्मॉल u चेंज हो गया कैपिटल U में, पुट कर दीजिए, ये हो गया डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के यू। आप इसे इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 0, जहाँ डी क्या है, डी ओवर डी थीटा। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। क्लियर है, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में कि इस तरीके से कैसे किया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन निकालोगे, पूरक फलन निकालते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसी तरीके से आते हैं तो हल क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का। आपने बीएससी सेकेंड ईयर में अवकल समीकरण में अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण पढ़ी थी, जहां पूरक फलन और विशिष्ट समाकल निकाले थे आपने। यहाँ पर उसी फॉर्मूले से इसे सोल्व किया है, वहां आप चेक कर लेना, पूरक फलन के रिजल्ट में आपको ये मिलेगा। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, u इज इक्वल टू c1 cos थीटा प्लस में c2 sin थीटा। जहाँ c1 और c2 क्या स्वेच्छ अचर राशियां हैं, तो मैंने मान लिया कि c1 इज इक्वल टू a cos अल्फा, c2 इज इक्वल टू a sin अल्फा। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो u इज इक्वल टू a cos अल्फा cos थीटा प्लस a sin अल्फा sin थीटा। a कॉमन आ गया तो cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, क्या फॉर्मूला हो गया, cos थीटा माइनस अल्फा। तो u इज इक्वल टू हो गया a cos थीटा माइनस अल्फा। और चूंकि आपने कैपिटल U क्या माना था, u माइनस के म्यू अपॉन में h स्क्वायर, तो यानी ये इक्वेशन आपकी किसके बराबर हो चुकी है, u माइनस के म्यू अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस के अल्फा। यही हो गया। अब इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को एच स्क्वायर अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे एच स्क्वायर अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू यू माइनस के 1 इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू कोस थीटा माइनस अल्फा। चूंकि u किसके बराबर है, 1 अपॉन आर के, तो इसे तो मैं लिख सकती हूँ एच स्क्वायर अपॉन म्यू, और u की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, और 1 को इधर ले जाइए तो 1 प्लस ए एच स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू कोस थीटा माइनस अल्फा। चूंकि एच स्क्वायर का मान तो हमने माना था क्या, म्यू एल है। जैसे यहाँ एच स्क्वायर की जगह म्यू एल पुट करूंगी, म्यू से म्यू कैंसिल आउट, क्या बचेगा एल, तो ये तो हो गया एल अपॉन आर। ए कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज मेरी कांस्टेंट है, तो मैंने इसे एक नया कांस्टेंट मान लिया जो कि क्या है, ई है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा। तो यानी एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा, जो कि क्या है, सांख्यों की ध्रुवीय समीकरण है। तो यानी जब मेरा केंद्रीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो मुझे इक्वेशन मिलती है एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा, जो कि सांख्यों की ध्रुवीय समीकरण है। क्लियर है। नाउ अब नेक्स्ट है कि केंद्रीय बल नियत बिंदु से दूरी के समानुपाती, आपको दूरी के समानुपाती दिया हुआ है, तो सकेंद्र कक्षा क्या हो गई, यानी P समानुपाती है R के। समानुपाती का साइन जब आप ध्यान से इसे आप जरूर पढ़ना, केंद्रीय बल नियत बिंदु से दूरी के समानुपाती है। केंद्रीय बल R P होता है, दूरी मेरी R है और P समानुपाती है R के। क्लियर है। समानुपाती का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट मेरा हो गया म्यू, यानी P इज इक्वल टू म्यू R, और R क्या होता है 1 अपॉन यू, तो P इज इक्वल टू म्यू अपॉन में यू। चूंकि P सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण क्या थी, एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में यू। ये इक्वेशन मिलेगी मुझे। नाउ इस वैल्यूज को इधर ले जाइए तो इक्वेशन होगी आपकी u प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन एच स्क्वायर यू क्यूब। इसके दोनों पक्षों को 2 du ओवर डी थीटा से गुणा करके समाकलन कीजिए। जैसे 2 du ओवर डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म तो क्या बनी फर्स्ट 2u du ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा प्लस 2 du ओवर डी थीटा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 म्यू एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा प्लस में C1, जहाँ C1 समाकल स्थान। यहाँ देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, ये फर्स्ट टर्म तो क्या बची आपकी 2u du, यही बचेगी। नाउ इसकी सेकंड टर्म के लिए देखिए यहाँ पे
आप इसे लिख सकते हो 2 du ओवर डी थीटा इंटू डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर को, कि d ओवर डी थीटा ऑफ du ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर है? और इसके तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं की है। ये हो गया डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, यानी ये आपका बचेगा 2 म्यू अपॉन एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर यू क्यू प्लस में c1। इसका इस समाकलन क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो हो गया यू स्क्वायर। इसका जब डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, अवकलन और समाकलन का साइन कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। और 1 अपॉन यू क्यूब का समाकलन क्या हो गया, -1 अपॉन 2 यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका बचेगा माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस में c1। इस यू स्क्वायर को भी इधर ले जाइए, तो आपकी डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर हुआ c1 माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। यहाँ से मैंने 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉमन लिया, आपकी इक्वेशन होगी c1 यू स्क्वायर, यू है, माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस के यू की पावर 4। स्क्वायर हटाइए तो डी यू ओवर डी थीटा आपका हो गया 1 अपॉन यू अंडर रूट c1 यू स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस यू की पावर 4। यू के और थीटा के फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो गया मेरा यू डी यू ओवर अंडर रूट ऑफ c1 यू स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस यू की पावर 4 इज इक्वल टू डी थीटा। 2 से दोनों तरफ गुणा करके मैं इसका समाकलन कर रही हूँ। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरी ये इक्वेशन होगी, समाकलन का एक समाकलन स्थिरांक आ गया c2। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरा यू स्क्वायर किसके बराबर है, z के, यू स्क्वायर z के बराबर हो गया। आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हो, तो 2u du किसकी में चला गया, dz में, तो ये कंप्लीट वैल्यूज तो dz में चली गई है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन यू स्क्वायर आपने क्या मान लिया, z, c1z माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर। चूंकि यू स्क्वायर आपने z माना है, तो u की पावर 4 क्या हो गया, z स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस में c2। अब मैंने मान लिया कि जो c1 है वो तो मेरे बराबर है अल्फा प्लस बीटा। ये जो मैं वैल्यू जब मानकर सोल्व करूंगी, ये सिर्फ मैं सोल्यूशन के लिए कर रही हूँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हमें इक्वेशन सॉरी कक्ष निकालना है कि कक्ष क्या होगा उस तरीके के लिए है। तो c1 मैंने मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा, और म्यू अपॉन एच स्क्वायर मैंने क्या मान लिया, अल्फा बीटा। क्लियर है, मेरी ये नीचे की वैल्यूज क्या है, c1z माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर। पुट कीजिए, c1 की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा इंटू z, म्यू अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू होगी अल्फा बीटा, और ये हो गया माइनस का z स्क्वायर। z को मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा z प्लस बीटा z माइनस अल्फा बीटा माइनस के z स्क्वायर। क्लियर, इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में से अल्फा कॉमन आ गया, तो अल्फा z माइनस बीटा बचा। यहाँ से z कॉमन माइनस के z कॉमन ले लिया, तो z माइनस बीटा बचा। यानी c1z माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस z किस में चला गया, अल्फा माइनस z इंटू z माइनस बीटा में। यहाँ पुट कर दीजिए, याद रखना अंडर रूट में पुट करना, क्योंकि आपने जो वैल्यू निकाली है वो किसमें निकाली है, इसकी अंडर रूट में निकाली है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अंडर रूट अल्फा माइनस जेड इंटू जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस में c1। अब वापस से मैंने मान लिया कि मेरा जो z है वो बराबर है अल्फा साइन स्क्वायर लैम्बडा प्लस में बीटा कोस स्क्वायर लैम्बडा की। ये माना है वापस से सॉल्यूशन के लिए, जहाँ लैम्बडा एंगल है। इसका समाकलन अवकलन कीजिए तो 2z इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लैम्बडा का 2 साइन लैम्बडा इंटू कोस लैम्बडा डी लैम्बडा, अल्फा साथ में है। कोस स्क्वायर लैम्बडा का जब करोगे तो 2 कोस लैम्बडा इंटू माइनस साइन लैम्बडा डी लैम्बडा। क्लियर है। नाउ कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन लैम्बडा कोस लैम्बडा डी लैम्बडा कॉमन ले लिया, तो आपका dz बराबर हो गया 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा साइन लैम्बडा कोस लैम्बडा डी लैम्बडा की। ये तो मैंने z, अब चूंकि मुझे तो इसकी भी तो वैल्यू चाहिए, ये तो मेरा dz आ गया है, z अब लैम्बडा में चेंज हो चुका है, तो अल्फा माइनस z और z माइनस बीटा इसे सोल्व कीजिए। z की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे अल्फा माइनस z, तो ये हो गया है आपका z की वैल्यू क्या है, अल्फा साइन स्क्वायर लैम्बडा प्लस बीटा को। ठीक है, हमने दोनों में z की वैल्यूज पुट कर दी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा कोस स्क्वायर लैम्बडा माइनस बीटा कोस स्क्वायर लैम्बडा इंटू अल्फा साइन स्क्वायर लैम्बडा माइनस के बीटा साइन स्क्वायर लैम्बडा। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपकी इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, नाउ यहाँ से कोस स्क्वायर लैम्बडा कॉमन आ गया, ये बचा अल्फा माइनस बीटा कोस स्क्वायर लैम्बडा। यहाँ से साइन स्क्वायर लैम्बडा कॉमन आ गया, ये बचा अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर लैम्बडा। यानी अल्फा माइनस जेड इंटू जेड माइनस बीटा, ये आपकी इक्वल हो गया अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्बडा कोस स्क्वायर लैम्बडा।
तो अंडर रूट लोगे तो अल्फा माइनस जेड इंटू जेड माइनस बीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा माइनस बीटा साइन लैम्बडा कोस लैम्बडा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ये सारी वैल्यूज हमने मानी है क्योंकि हमें कक्ष का समीकरण निकालना है और इसी तरीके से इसका डेरिवेशन सोना है। ये मत सोचना कि हमने यही क्यों माना है, आपका डेरिवेशन इसी तरीके से सोल्व है और हमें डेरिवेशन का सॉल्यूशन उसी तरीके से देना है। हम चाहते तो यहाँ से भी कर सकते पर इसको इजीली इसी तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने वैल्यूज को चेंज कर करके सोल्व किया। पहले u को z में चेंज किया है, फिर हमने इसके अल्फा बीटा में चेंज किया है, फिर z को साइन और कोस में चेंज किया। आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे। सबसे पहले dz का मान हो गया 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा साइन लैम्बडा कोस लैम्बडा डी लैम्बडा, और अंडर रूट अल्फा माइनस जेड इंटू जेड माइनस बीटा की वैल्यूज होगी अल्फा माइनस बीटा साइन लैम्बडा कोस लैम्बडा। ये कंप्लीट वैल्यूज कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा 2d लैम्बडा, तो समाकलन हो गया 2 लैम्बडा और ये हो गया 2 थीटा प्लस में c2। अब मैंने मान लिया कि जब मेरा थीटा 0 है तो लैम्बडा भी क्या है 0, तो थीटा 0 तो लैम्बडा भी 0, तो c2 सॉरी ये a नहीं होगा, ये c2 होगा। तो थीटा बराबर 0 पे मेरा लैम्बडा 0, तो c2 क्या हो गया 0, देन 2 लैम्बडा इज इक्वल 2 थीटा, तो लैम्बडा क्या हो गया मुझे थीटा मिल गया। तो यहाँ मैंने जो z माना था लैम्बडा में, यहाँ थीटा पुट कर सकती हूँ, क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बीटा कोस स्क्वायर थीटा। और चूंकि मैंने z किसे माना था, हमें पता है हमने z माना था किसको, u स्क्वायर को, तो यहाँ पे वैल्यूज की ये किसके बराबर वैल्यूज हो जाएगी u स्क्वायर के, और u किसके बराबर होता है 1/r के, तो 1/r स्क्वायर बराबर हो गया अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बीटा कोस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है ना। अब आप r को इधर ले जाइए, तो मैं r को इधर ले जाऊंगी तो अल्फा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकती हूँ अल्फा इंटू r साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू r कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्रुवीय रूप में हमें पता है कि जो कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध होता है उसमें x किसके बराबर होता है r कोस थीटा के और y बराबर होता है r साइन थीटा के। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन होगी आपकी अल्फा y स्क्वायर प्लस में बीटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि सकेंद्र सांख्यिकी का समीकरण है। तो अगर मेरा बल नाभि से दूरी के समानुपाती होता है तो उस केस में मुझे जो इक्वेशन मिलती है वो सकेंद्र सांख्यिकी की समीकरण होती है, जो कि अल्फा y स्क्वायर प्लस बीटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये मेरा सेकंड फॉर्म क्लियर है। नाउ थर्ड है मेरा, यदि केंद्रीय बल नियत बिंदु से दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, केंद्रीय बल P नियत दूरी के घन के यानी r³ के व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है, तो सकेंद्र का ज्ञात कीजिए। तो P हो गया व्युत्क्रमानुपाती 1/r³ के, समानुपाती का साइन आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि हमने दे दिया म्यू, और 1/r किसके बराबर है u के, तो P इज इक्वल टू हो गया म्यू इंटू u³। सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण से P का मान रख दीजिए, जो कि क्या है h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू u प्लस डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू u³। क्लियर है। म्यू स्क्वायर u स्क्वायर से एक u स्क्वायर कैंसिल आउट, ये वैल्यूज उधर ले जाइए, तो u प्लस डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया म्यू अपॉन h स्क्वायर इंटू u के। इस u को भी उधर ले जाइए, तो डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू u अपॉन h स्क्वायर माइनस के u कॉमन आ रहा है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बचेगी u इंटू म्यू अपॉन h स्क्वायर माइनस में 1। अब चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है तो मैंने इसे एक नया कांस्टेंट मान लिया है कि माना म्यू अपॉन h स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है n स्क्वायर के। अब जो मैंने n माना है इसके रिजल्ट ये बनते हैं कि जब मेरा n पॉजिटिव हो, दूसरा जब n मेरा नेगेटिव हो, और तीसरा जब मेरा n 0 हो, तो उस केस में क्या रिजल्ट मिलेगा। पहला है कि जब मेरा n क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी n मेरा पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंप्लीट वैल्यूज क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0, यानी म्यू अपॉन h स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 1। तो मेरा पहला केस है कि जब मेरा n क्या है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। लीजिए इस केस फर्स्ट समीकरण 1 से, ये केस आप इस वाले केस को सॉरी फर्स्ट में ही इंक्लूड करना, यहाँ पे अलग से नहीं है, ये फर्स्ट केस के ये यहाँ के बाद में फर्स्ट केस यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। नाउ पुट कर दीजिए डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, चूंकि ये क्या है पॉजिटिव है एन स्क्वायर यू, इसे इधर ले आइए, तो डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0, यार जहाँ पे डी क्या है डी ओवर डी थीटा। आपने सेकेंड ईयर में रेखिका का समीकरण पढ़ा था, वहीं से हमने ये लिखा है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसके सॉल्यूशन आएगा u इज इक्वल टू ए कोस हाइपर। देखिए हाइपरबोला में कैसे है, यहाँ पे
जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो सॉल्यूशन आपका होगा यहाँ देखिए आपके सॉल्यूशन में ये आपको दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस के एन, इसकी सहायक समीकरण फाइंड करोगे तो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही होगा, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। वहाँ हमने पढ़ा था जब वास्तविक हो और काल्पनिक मान वास्तविक और अलग अलग हो तो हम सॉल्यूशन देते हैं a c1 e टू दी पावर n थीटा प्लस b या कोई भी b e टू दी पावर माइनस के n थीटा। क्लियर है, इस तरीके से दिया है। अब यहाँ आपका a कोस हाइपरबोला b साइन हाइपरबोला में क्यों दिया है, तो आपको मैंने एक चीज बताई है, कोस हाइपरबोला x की वैल्यू होती है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2, और साइन हाइपरबोला x की वैल्यू आपकी होती है e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन में 2। क्लियर है, जब आप इसे यहाँ सोल्व करोगे कि u इज इक्वल टू एक कोस हाइपरबोला की एन थीटा की जगह रखिए e की पावर एन थीटा प्लस e की पावर माइनस एन थीटा अपॉन में 2, ये तो आपको वैल्यूज मिलेगी। तो यानी a इंटू ये हो गया e की पावर एन थीटा प्लस e की पावर माइनस एन थीटा अपॉन में 2, प्लस b साइन हाइपरबोला है तो यानी b इंटू ई टू दी पावर एन थीटा माइनस ई टू दी पावर एन थीटा अपॉन में 2। यहाँ दोनों से e की पावर एन थीटा कॉमन लीजिए और 2 भी साथ में कॉमन आ जाएगा, तो यानी e की पावर एन थीटा a प्लस b अपॉन में 2, और यहाँ से e की पावर माइनस एन थीटा कॉमन लोगे तो ये e की पावर माइनस एन थीटा a माइनस b अपॉन में 2, a कांस्टेंट b कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, नया कांस्टेंट नाम दीजिए यहाँ c1 और ये c2, सॉल्यूशन तो वही मिल गया c1 e टू दी पावर एन थीटा प्लस c2 e टू दी पावर माइनस के एन थीटा। तो यहाँ इस चीज से कंफ्यूज मत होना, उसी फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज ना, और चूंकि u किसके बराबर होता है 1 अपॉन r के बराबर होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन r इज इक्वल टू a कोस हाइपरबोला एन थीटा प्लस b साइन हाइपरबोला एन थीटा। तो ये तो मेरा फर्स्ट केस हो गया, जब मेरा n क्या हो पॉजिटिव हो तो यानी तो मेरे को जो सकेंद्र कक्ष की समीकरण मिलेगी वो होगी हमारी 1 अपॉन r इज इक्वल टू a कोस हाइपरबोला एन थीटा प्लस b साइन हाइपरबोला एन थीटा। अब दूसरा केस है मेरा कि जब मेरा n क्या हो 0 हो, और जैसे ही मेरा n 0 के बराबर हो गया तो हमने इसे किसके माना था n स्क्वायर के, ये 0 तो म्यू अपॉन एच स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1 के। पुट कर दीजिए यहाँ समीकरण 1 में, तो सिर्फ क्या बचेगा डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गई। एक बार समाकलन कीजिए तो डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a, और दोबारा समाकलन करोगे तो u इज इक्वल टू a थीटा प्लस b, यानी 1 अपॉन r इज इक्वल टू a थीटा प्लस में b। तीसरा केस है जब मेरा n क्या हो नेगेटिव हो, यानी जब n लेस देन 0 है तो ये कंप्लीट वैल्यू लेस देन 0, तो यानी म्यू अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगी लेस देन 1 सॉरी। नाउ पुट कर दीजिए यहाँ पे n क्या है मेरा नेगेटिव है तो यहाँ माइनस में वैल्यूज पुट करना आप, ये हो गया डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर यू, यानी डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0। जब आप उसी तरीके से सोल्व करोगे पूरक फलन निकालोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा u इज इक्वल टू a कोस एन थीटा प्लस में b साइन एन थीटा। क्लियर है, a और b शेष अचर राशियां हैं तो मैंने a मान लिया c कोस एल्फा और b मैंने मान लिया c साइन एल्फा। यहाँ पुट कर दीजिए c कॉमन आ रहा है तो मेरा जो u है सॉरी ये स्मॉल u है, कैपिटल u मत डिफाइन कर देना आप, यहाँ पे स्मॉल u है दोनों। ये हो गया u इज इक्वल टू सी कोस एन थीटा माइनस में एल्फा, यानी 1 अपॉन r इज इक्वल टू सी कोस एन थीटा माइनस एल्फा। ये है मेरी पथ की समीकरण तीनों केसेस में। तो आपके डेरिवेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको इनके किसी भी डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं सोल्व किए ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट में यूज में आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले है कि आप ये डेरिवेशन खुद अच्छे से सोल्व कर लें, और स्टेटमेंट जरूरी है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना तभी, क्योंकि आपको वरना डेरिवेशन तो सेम से लगेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट में ही डिफरेंस होता है जो होता है किसी के में भी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँ।